नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। कुछ दिनों पहले आपने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू के जीआई रजिस्ट्रेशन के प्रयास की खबरें सुनी होगी और हमारे साथ जीआई मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर जीआई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आखिर यह जीआई रजिस्ट्रेशन किन चीजों के लिए जरूरी है और इन दिनों इन्होंने जिस तरह से अयोध्या के खुरचन पेड़े, अयोध्या के चंदन और खड़ाओं के लिए जो प्रयास किए हैं वो क्या है। बहुत बहुत स्वागत है रजनीकांत जी। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि ये जो जीआई रजिस्ट्रेशन है ये क्या है। हम सबसे पहले तो अमर उजाला के डिजिटल पेज के जो भी दर्शक हैं उनको बहुत साधुवाद देते हैं कि ये बड़ा सराहनीय प्रयास अमर उजाला का ये है और जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारत तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। भारत जिसका हजारों साल का इतिहास है और यहाँ पे शिल्प, कला, कृषि, खान पान से लेकर के नृत्य संगीत तक सारी विविधताएं यहाँ पे भरी रही हैं और जिसको लूटने का प्रयास 2500 वर्ष पहले से किया गया और दुर्भाग्य से इस प्रयास को कभी भी जो आक्रांता थे उसमें सफल नहीं हुए। हमारे इतिहासकारों ने जो गलत इतिहास की बात पढ़ाया जिसमें कहा गया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट या अकबर महान की जो बात कही गई वो कैसे महान हो सकते हैं। महान तो शिवाजी महाराज थे, राणा प्रताप थे, राणा सांगा थे या चाणक्य महान थे जिन्होंने 2500 वर्ष पहले ही अलेक्जेंडर को पराजित करके भारत भूमि को आक्रांताओं से मुक्त कराया था। भारत उस समय भी सोने की चिड़िया थी और शिल्पियों के, बुनकरों के, कारीगरों के, किसानों के कारण आज भी वो भारत सोने की चिड़िया है। जैसे वेद को समाप्त नहीं कर पाए, वेद स्मृति के रूप में, श्रुति के रूप में लोगों के मन में होता है, उसी तरह हमारे शिल्पियों के, बुनकरों के, किसानों के द्वारा आज भी हमारी कला, संस्कृति, खान पान जो हमारे उत्पाद हैं वो सुरक्षित हैं और इसी को बचाने का प्रयास वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई है। हम आभारी हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जिनके प्रयास से भारत को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक्ट मिला। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, बौद्धिक संपदा अधिकार में, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन ये पहले से था, लेकिन समुदाय की संपत्ति को कैसे बचाया जाएगा वो नहीं था। हमारे जैसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दिए। उसमें माननीय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके तक ये बात पहुंची और इस पर विस्तृत चर्चा हुई और वह तो बहुत ही सहृदय थे। उनके समय में कानून भारत में पास हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, प्रोटेक्शन का, प्रमोशन का। जो गुड्स होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, कोई भी शिल्प है, कला है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, अब चाहे वो बनारस का लंगड़ा आम हो या तिरंगी बर्फी हो, यहाँ की मलइयो हो या फिर बनारसी साड़ी की बात हो या कश्मीर का पश्मीना है तो लद्दाख का जो वुडन क्राफ्ट सिंकोज है वहाँ का, या कांजीवरम की अगर साड़ी है तो केरला का नवारा राइस है, या हम अगर उड़ीसा की बात करें तो पटचित्र की बात करते हैं तो हमको बंगाल पटचित्र की बात आती है। रसगुल्ला की बात करते हैं तो उड़ीसा का और बंगाल का रसगुल्ला की बात आती है। ये सारे उत्पाद जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, जिसका एक इतिहास होता है, एक भूगोल होता है, एक सांस्कृतिक उसका संबंध होता है, इन्वायरमेंट से उसका लिंकेज होता है, उन उत्पादों को जिनको सैकड़ों साल से वहां के लोग ही बनाते हैं और वही प्रसिद्धि पाता है। जैसे हम जब उदाहरण देते हैं तो हम कहते हैं कि गुजरात की जो सूफ एम्ब्रॉयडरी है या सौदागरी प्रिंट है या भरूच का सुजनी एम्ब्रॉयडरी है, या हम कहते हैं कि कच्छ की जो एम्ब्रॉयडरी की हम बात करते हैं, कच्छ के शाल की बात करते हैं, या हम केसर के गिर मैंगो की बात करते हैं। ये जो उत्पाद है बासमती चावल की बात करते हैं जिसको 7 राज्य में ज्वाइंट रूप से जीआई मिला हुआ है। अब ये उत्पाद उस भूभाग में सदियों से होते हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के तुरंत बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट का कोई कानून रहा नहीं, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ
कि आजादी के बाद सरकारों की प्राथमिकता में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कृषि के परंपरागत उत्पादों को, हमारे खान पान की चीजों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, इन्हें मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, इन्हें प्रायोरिटी में नहीं रखा गया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि हम चाहे मेघालय के लाकाडंग टर्मरिक या इंडिया की बात करें, या हम त्रिपुरा के माताबारी पेड़ा, रीसा और पिछोई की बात करें, या क्वींस पाइनएप्पल की बात करें, या हम अरुणाचल प्रदेश के दाव की, मोनपा, तांगसा, आपातानी के टेक्सटाइल की बात करें, या निशी के दाव की बात करें, ये सारी चीजें, या जो खमती ट्राइब है वहां का, जिसका राइस बड़ा मशहूर है और उनके ड्रेस मशहूर है, हम जब, या वांचो का बीट का क्राफ्ट मशहूर है, या कार्विंग जबरदस्त वांचो की मशहूर है अरुणाचल प्रदेश से, या आसाम के हम गमछा की बात करें, मजुली के मास्क की बात करें, मैस्किल पेंटिंग की बात करें, या सतबेरी के बेल मेटल क्राफ्ट की बात करें, या जाफी की बात करें आसाम में, या बिहू के ढोल की बात करें, ये जो उत्पाद हैं वहां पे धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे थे। 2003 में इसके कानून के लॉन्च होने के बाद थोड़ा बहुत प्रयास शुरू हुआ, जिसमें गति बड़ी धीमी रही। हमारे जैसे लोगों को जब ये चिंता हुई कि बनारस की साड़ी कैसे बचेगी, भदोही के कारपेट, मिर्जापुर की दरी, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, गाजीपुर की वॉल हैंगिंग, गोरखपुर का टेराकोटा, निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, ये बचेगी कैसे, या मिर्जापुर के पीतल के बर्तन, मुरादाबाद के ब्रास, अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद का ग्लास, या कन्नौज का परफ्यूम, या जौनपुर की इमरती, ये धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही थी और बहुत ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारे जैसे लोगों ने बनारसी साड़ी को बचाने के लिए इस दिशा में कदम उठाया और हम आभारी हैं। रजनीकांत जी, मेरा एक सवाल है कि जब कोई उत्पाद जीआई रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके फायदे क्या होते हैं? चूंकि आपने अभी बताया कि कोई ठगा न महसूस कर ले, कोई इसकी कॉपी न कर ले, तो जीआई रजिस्ट्रेशन के बाद उन जो उत्पाद हैं उनकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है? देखिए, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक उपदर्शन एक कानून है, ये कोई योजना नहीं है, सरकार की स्कीम नहीं, एक्ट है। ये पार्लियामेंट से पास किया हुआ एक्ट है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं, किसी संस्था की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं, ये लोगों की प्रॉपर्टी है। लोग कौन है? जो उस उत्पाद को सदियों से उस भूभाग में बनाते आ रहे हैं। अब होता क्या है कि जब उत्पाद बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे बनारस की साड़ी, मैसूर सिल्क, कांजीवरम, पोचमपल्ली, या बनारस की गुलाबी मीनाकारी, मेटल रिपोजी क्राफ्ट, लकड़ी के खिलौने, अब जब उत्पाद प्रसिद्ध हो जाते हैं तो बाजार में मांग के अनुरूप उसके नकली उत्पाद बनने लगते हैं और असली के नाम पे बेचे जाते हैं। जब असली के नाम पे बेचे जाते हैं, नकली उत्पाद बनते हैं, तो अगर कानून नहीं है तो उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा। दूसरे, जब उत्पाद प्रसिद्ध हो जाते हैं तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके चले जाते हैं। जैसे बीच के कालखंड में जब बनारस में साड़ी का दौर बहुत खराब आया था तो तमाम लोग यहां से पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए, और जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां जाके लूम लगा लिए, बनारसी साड़ी वहीं बनाने लगे। अब वहीं से बनारसी साड़ी, अब जब ऑर्डर बाहर से आ रहा है तो बनारस के बुनकरों को ऑर्डर नहीं आ रहा है, शिल्पियों को नहीं आ रहा है। या हम कारपेट की बात करें तो भदोही में हैंडमेड कारपेट बनती है, मशीन पे कारपेट बन करके भदोही के नाम पे नकली कारपेट बिकने लगी, बाहर के भी यही नकली कारपेट आने लगी। ये जो खतरा होता है, इसीलिए जीआई के प्रोटेक्शन के बाद 3 चीजें सुरक्षित होती हैं। एक तो वह भौगोलिक एरिया पंजीकृत हो जाती है जहां पे उस उत्पाद के बनने का इतिहास है, उसके बाहर आप कहीं पर भी उसको बना नहीं सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जीआई में लोगों का पंजीकरण होता है, चिन्ह का पंजीकरण होता है जो उस उत्पाद का चिन्ह होता है। तीसरा, जीआई में एक नाम का पंजीकरण होता है, जैसे बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी, बनारस गुलाबी मीनाकारी, वाराणसी वुड कार्विंग, बनारस वुडन लेकरवेयर एंड टॉयज, या सॉफ्ट स्टोन, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली, हाथी के अंदर हाथी जो बनती है, ये नाम भी तय हो जाता है। तो जीआई को उसके बाहर कहीं भी उस एरिया के बना नहीं सकते हैं। जब भी ऑर्डर आएगा वहीं के बुनकरों को, शिल्पियों को, किसानों को, जैसे लंगड़ा आम तो उत्तर प्रदेश में सब जगह होगा, यहां तक कि बाहर भी होता है, लेकिन बनारसी लंगड़ा को जीआई मिला है क्योंकि यहाँ की मिट्टी, पानी, जलवायु,
क्लाइमेटिक कंडीशन से एकदम अलग होती है। इसलिए बनास के, अब जैसे लाल पेड़ा को जीआई मिला हुआ है, यहाँ की ठंडई को जीआई मिला, वो यहाँ के वातावरण के साथ जुड़ा है, तो इसका बड़ा सीधा संबंध होता है वहाँ के वातावरण से। जैसे उत्तराखंड के जैसे झिंगोरा है, मड़ुआ है, मड़ुआ और भी जगह होता है, लेकिन वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वो अपने आप में बड़ी पौष्टिकता से भरा हुआ है। तो ये एक विशेषता है, उस भूभाग की विशेषता होती है, और उसके अलावा उसको कोई कॉपी कहीं पर भी नहीं कर सकता है। अगर कॉपी करेगा तो गैर कानूनी होगा, उसमें जेल का प्रावधान है, लंबे कड़े आर्थिक दंड का प्रावधान है, फाइन लगती है, ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो कानून है वो लागू होता है। अभी जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए जिस तरह से अयोध्या के खुरचन पेड़ के लिए आपने बात कही, उसका प्रयास किया, कोई नाम सोचा है क्या? उसका क्या नाम हो सकता है? उसका कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया। अगर खुरचन पेड़े की बात करें, चंदन की बात करें, अगर वहां के जो अन्य उत्पाद हैं, जैसे आपने जो अन्य जो उत्पाद हैं उनका नाम लिया, तो उनके लिए कोई नाम सोचा है? देखिए, नाम तो उस भौगोलिक क्षेत्र से ही होता है, बड़ा साफ नाम जा चुका है। नाम है अयोध्या खुरचन पेड़ा। इसका मतलब अयोध्या चंदन टीका, अयोध्या खड़ाऊं, अयोध्या गुड़, ये नाम तय हो गया। अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू, इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भूभाग नहीं है जहां पे अयोध्या भी शब्द हो और खुरचन शब्द हो, पेड़ा शब्द हो, तो वो जोग्राफिकल एरिया के साथ में लिंक कर गया। तो ये चारों उत्पाद नहीं, पांचों उत्पाद के, जैसे अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू, अयोध्या लड्डू नहीं है, हनुमानगढ़ी लड्डू, क्योंकि हनुमानगढ़ी जो मोहल्ला है वहां पे वो लड्डू का उत्पादन किया जाता है। तो ये भूभाग तय हो गया, अयोध्या जी का भूभाग तय हो गया, उसका नाम तय हो गया, उसके चिन्ह तय हो चुके हैं। अब जीआई पंजीकरण होने के बाद इसी नाम का प्रयोग होगा। इस नाम के अलावा अगर कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करेगा वो गैर कानूनी होगा। वो इस नाम से कोई दूसरे अयोध्या के अलावा आप इसका उत्पादन फैजाबाद में नहीं कर सकते, लखनऊ में उत्पादन नहीं कर सकते, कानपुर में कोई खुरचन पेड़ा बना करके अयोध्या खुरचन पेड़ा के नाम से नहीं मिल सकता है, वो गैर कानूनी होगा और इस पर एक्शन होगा। सरकार इंफ्रिंजमेंट का उसके ऊपर में कानून लागू देगी जो है। तो ये नाम तय हो चुके, जैसे नाम है बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी, हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही, तो ये नाम तय हो चुके हैं और वो नाम गए हैं। जीआई रजिस्ट्री जब फाइनल करेगी तो इसी नाम के साथ में इसका पंजीकरण होगा। आप जीआई मैन हैं, अगर जिस तरह से उत्पादों के पीछे आप लगे रहते हैं, जो उत्पादों को कहीं ना कहीं उत्पादित करने वाले लोग हैं, अगर वो स्वयं जीआई अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो वो कैसे कराएंगे? उसका प्रोसेस हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस जीआई रजिस्ट्रेशन को कराने के प्रोसेस क्या है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये है। दो पार्ट इसके हैं। पहला होता है कि जीआई का पंजीकरण किसी उत्पाद का कराना। पहला, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे कहा कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई फाइल किया गया, तो उसके लिए वहां पे एक संस्था बनी, अयोध्या हलवाई कल्याण समिति। जैसे बनारस में साड़ी के लिए संस्था बनी, बनारस बुनकर समिति। वो स्थानीय संस्था जीआई के लिए आवेदन करती है, क्योंकि जीआई की प्रक्रिया कठिन, जटिल और कानूनी होती है, तो कोई ना कोई टेक्निकल फैसिलिटेटर इसके पीछे साथ में जोड़ता है दस्तावेज बनाने के लिए। अब ये आप लोग का प्रेम है, भारत के लोगों का प्रेम है, वो हमें जीआई मैन ऑफ इंडिया कह के बुलाते हैं। हम तो एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। लेकिन दस्तावेज को तैयार करने के लिए हमारे जैसे लोग जब 2007 में आगे आए, जो जिसकी कोई हमारी विशेषज्ञता नहीं थी उस फील्ड में, हमने सब कुछ सीखा यहीं से और सीख करके, और आज की तारीख में कहने में गर्व है कि भारत में सर्वाधिक जीआई का आवेदन हमने 307 जीआई का आवेदन 20 राज्यों से करवाया है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है, ये अभी तक हुआ नहीं है। तो हमेशा आवेदन स्थानीय उत्पादक समूह करते हैं, उनका दस्तावेज बनाने का काम टेक्निकल फैसिलिटेटर करते हैं। जीआई की हियरिंग होती है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई उसको प्रॉपर उसमें लेकर के जाती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, और एक लंबे समय के बाद लगभग 1.5 से 2 साल का समय इसमें लग जाता है जब जीआई ग्रांट होता है। तो जब जीआई ग्रांट होता है तो जिस स्थानीय संस्था ने आवेदन किया है उसको कहा जाता है रजिस्ट्रार प्रोप्राइटर। लेकिन स्थानीय सरकार जो होती है, राज्य सरकार होती है, जो विभाग होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं, वो फैसिलिटेटर होती हैं। जैसे कि नाबार्ड है, सिडबी है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, डीसीएमएसएमई है,
टेक्सटाइल है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड है, ये सारे फैसिलिटेटर हैं जो आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। और राज्य सरकारें, उनके नाम भी जीआई के सर्टिफिकेट पे आते हैं। तो जीआई का सर्टिफिकेट जारी होता है, अप्लीकेंट का नाम आएगा, फैसिलिटेटर के नाम आएंगे, हमारा नाम कहीं नहीं आता है। हमारी जो भूमिका है वो पर्दे के पूर्ण रूप से पीछे होती। तो हमने कहा कि नहीं, हमारी संस्था का या हमारा नाम कहीं सर्टिफिकेट पर नहीं आएगा। तो ये अधिकार उस समुदाय को मिलता है। ये पहली चीज हुई। दूसरा, जीआई होने के बाद पार्ट बी में कोई भी उत्पादक, किसान, बुनकर, शिल्पी, ट्रेडर, एक्सपोर्टर जीआई का अथराइज यूजर बनता है। बिना जीआई का अथराइज यूजर बने कोई भी जीआई टैग का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस अथराइज यूजर बनने की प्रक्रिया शुरू में बड़ी कठिन थी, बड़ी जटिल थी, लेकिन हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी बड़ी चीजों पे बारीकी सी नजर रखते हैं। उनको जब ये संज्ञान में हुआ, डीपीआईटी के संज्ञान में आया कि दिक्कतें हो रही हैं, वहां सुधार किए गए और भारी भरकम फीस को हटा करके जीआई के अथराइज यूजर बनने की फीस सिर्फ 10 रुपए कर दी गई। 10 रुपए की फीस 10 साल के लिए। और एक पेज का एक छोटा सा दस्तावेज होता है, कोई भी उसको भरता है जो उससे जुड़ा हुआ है, जो निर्यातक है, ट्रेडर है, बनाने वाला, हलवाई, किसान, शिल्पी, बुनकर, कोई भी जो उस भूभाग में बना रहा है, या कोई निर्यातक जो कहीं पर भी है, वो अपने दस्तावेज के साथ उसके जमा करता है। जीआईआरसी चेन्नई जाता है और लगभग 6 महीने की एक कानूनी प्रक्रिया के बाद अगर सारी चीजें सही हैं तो जीआई अथराइज यूजर जो लोग फाइल किए हैं उनको जीआई का अथराइज यूजर का सर्टिफिकेट आता है, उस पर उनका नाम होता है, सबके नंबर अलग अलग होते हैं। अब वो बिना किसी की इजाजत के अपने नाम टैग के साथ में, जीआई के टैग के साथ में अपने उत्पाद को उस पर लेकर के पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीकांत जी, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। और अमर उजाला के डिजिटल पेज से जुड़ के जीआई मैन ने एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से आपके सामने रखा है। आप भी जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।